बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइम आपके कॉलेजेस और आपकी एकेडमीज के अंदर हाफ बुक और फुल बुक पेपर हो रहे हैं और बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस कैसे हो सकती है और हमें किस तरह से पेपर सॉल्व करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ भी नंबर अच्छे आ जाएं और बोर्ड के अंदर भी। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना के अपलोड किया हुआ है, हाउ टू सॉल्व फिजिक्स पेपर। ये आपके सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि कौन कौन सी आपने करनी है, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल लेक्चर था। इसके अंदर मैंने चीज़ों को बताया नहीं था, इतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने कहा था ये चीज़ें आपने करनी है। तो बहुत से बच्चों ने ये कहा कि सर ये तो ख्याली बातें हैं, आइडियल बातें हैं, ऐसी चीज़ें पेपर में जो है वो करना बड़ा मुश्किल होता है और अगर हम ये करें तो हमारा टाइम कैसे मैनेज होगा। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है, मैंने खुद चेक किया हुआ है और उस पेपर के अंदर मेरे स्टूडेंट ने फुल मार्क्स लिए हुए हैं। तो मैं आप वो पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगा कि उसने उन तमाम बातों का ख्याल रखा है जो मैंने कहा था कि आपने ये करनी है। ठीक, इसके अलावा मैं आपको एक FLP FSC पार्ट 2 का, तो FSC पार्ट 2 के स्टूडेंट्स ज़रा थोड़े एक्टिव हो जाएं। मैं आपके साथ एक FLP शेयर करने जा रहा हूं जिसके अंदर MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा कुछ है। तो आप एक तो उस FLP से प्रैक्टिस कर सकते हो, दूसरा उसी FLP को मैं यहाँ पे सॉल्व भी करवाऊंगा। तो आप पहले खुद कर सकते हो और बाद में इस वीडियो लेक्चर को आप देख कर इससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो बगैर किसी तखीर के जी हम स्टार्ट करते हैं। मैं FLP आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना, जिसके अंदर पहले MCQ में आपको सॉल्व करवाऊंगा और फिर मैं आपको थ्योरी दिखाऊंगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखें इस स्टूडेंट ने किस तरह फुल मार्क्स लिए हैं मुझ जैसे टीचर से जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, बहुत कीन ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। तो आपने भी इन चीज़ों को देखना है कि इस बच्चे ने किस तरह से पेपर सॉल्व किया है और किन टेक्निक्स को यूज़ करके इसने नंबर फुल लिए। ये वीडियो लेक्चर फिजिक्स पढ़ाने वाले और फिजिक्स पढ़ने वाले दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के टीचर भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट भी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो लेक्चर को एंड तक लाजमी देखना है। बगैर किसी तखीर के हम बढ़ते हैं अपने FLP की जानिब। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है एक FLP आ गया है जिसका पहला हिस्सा जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो भी बगैर सॉल्व करवाए मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप खुद बैठ के एक दफ़ा मेरे बताए बगैर आप खुद हल करके देखो इन सवालों को कि ये MCQs आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते। ये मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले 6 MCQ का, उसके बाद जी ये नेक्स्ट आपके पास जो है ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, और उसके बाद ये जी नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपके पास 17 MCQ आ गया। मैं चाहता हूँ कि आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लेके कोशिश करें खुद सॉल्व करने के। ये सारे जो हैं ये पास पेपर के MCQs हैं, इतने हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इनको सॉल्व कर सकेंगे। अब मैं आपको जो है इसकी की भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ वो बच्चे के जो चाहते हैं कि मैं ये सॉल्व करके दूँ। तो ये देखिए जी, हमारे पास जो है ये पहला MCQ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो पहले का आंसर आ गया जी अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वहाँ जो है क्लोजर होती हैं जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग हो। When dielectric is placed between the plates of capacitor, the value of E between the plates become, तो ये डिक्रीज हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। The resistivity of conductor increases with, तो resistivity सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आंसर आ गया जी B। If 0.5 टेस्ला field over an area of 2 meter square which lies at angle of 60 degree, ये देखें एंगल दे दिया with field, then the resultant flux will be, तो देखें जी आपने इलेक्ट्रिक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। इसका फार्मूला होता है BA cos ऑफ थीटा, ये फार्मूला है। इसके अंदर जब आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। अब बहुत से बच्चों ने यहाँ भी गलती की है, बहुत से बच्चों ने यहाँ पे अल्फा आंसर लगाया 0.50 देख के, लेकिन उन्होंने साथ यूनिट नहीं देखा। तो यहाँ पे यूनिट है टेस्ला, तो इसका आंसर अल्फा नहीं होगा, इसका आंसर बनेगा बीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। द फंक्शन ऑफ 3 एनोड्स इन CRO, तो इन एनोड्स का काम क्या होता है CRO के अंदर, टू एक्सेलरेट एंड फोकस द इलेक्ट्रॉन, इसका बनेगा डेल्टा ऑप्शन। ठीक है जी,
इसके बाद लेंसेज लाइज अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान एमसीक्यू है। कंपोनेंट इन जनरेटर विच कंज्यूम्स एनर्जी इज कॉल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत से बच्चों ने इसका भी जो है वो आंसर जो है वो गलत किया हुआ है। तो कंपोनेंट्स इन जनरेटर विच कंज्यूम्स एनर्जी इज कॉल्ड लोड, ठीक है जी। तो ये लोड जो है इसने एनर्जी जो है वो कंज्यूम करनी होती है, स्लिप रिंग्स देनी करनी होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत से बच्चे इसका आंसर स्लिप रिंग्स लगा देते हैं, तो नहीं, लोड एनर्जी कंज्यूम करता है जो आप जनरेटर के साथ लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल सर्किट हो सकता है। द मीन वैल्यू ऑफ एसी इन अ साइकिल इज, तो मीन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो यहां पर जो एवरेज वैल्यू है वो 0 है। बहुत से बच्चे इसका आंसर डेल्टा लगाएंगे, नहीं, डेल्टा इसका आंसर नहीं है। ओके, इसका आंसर है बीटा 0। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट इज एफ आर, तो हमें पता है ये फार्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो सी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन बनेगी। सबस्टांसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड आर कॉल्ड, तो उनको बोलते हैं ब्रिटल सबस्टांसेस। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप इन केस ऑफ जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट, आप जानते हो। द साइज ऑफ बेस इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर इज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 10⁻⁻⁶। बेस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻⁶ होता है, और यहाँ जो करंट फ्लो होता है वो भी माइक्रो एम्पेयर में होता है, वो भी 10⁻⁻⁶ एम्पेयर। अगर करंट पूछे तो वो भी 10⁻⁻⁶ एम्पेयर होता है, या हम उसे कहते हैं 1 माइक्रो एम्पेयर, मोस्टली माइक्रो एम्पेयर में होता है, ठीक है जी। यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है जाउल सेकंड, जाउल पर सेकंड नहीं होता, जाउल पर सेकंड होता है पावर का, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। उसके बाद जी, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ इफ द स्कैटरिंग एंगल इज, अगर एंगल हो जाए 90 डिग्री तब हम कहते हैं कि जो डेल्टा लैम्डा है ये h/m0c के इक्वल है। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर आगे होता है 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, तो अगर कॉज ऑफ 90 करेंगे तो कॉज ऑफ 90 0 होता है, 1 माइनस 0 1 आ गया, तो ये चीज जो है वो इक्वल आ जाएगी किस पे, 90 डिग्री एंगल पे। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे कैन बी रिकॉर्डेड एज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आपके पास यहां पर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां पे सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास 15 एमसीक्यू है, इसकी राइट ऑप्शन बनेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, 1 AMU इज इक्वल टू, तो 1 AMU जो है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 17 पे आ जाए तो 17 में आपके पास ये आप देख सकते हैं, द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, तो ये होते हैं ग्रेफाइट। कैडमियम का काम होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये मॉडरेटर है, तो मॉडरेटर में ग्रेफाइट जो है वो इसका आंसर बनेगा। तो ये जी हमारे पास 17 एमसीक्यूज हैं, ये आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। पहले का आंसर आ गया अल्फा, फिर चार्ली, फिर बीटा, बीटा डेल्टा, बीटा डेल्टा, बीटा चार्ली, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, उसके बाद बीटा, उसके बाद यहाँ पर आ गया जी आपके पास डेल्टा 90 डिग्री, यहाँ पे ये सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये बनता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, याद रखिएगा। एक्सरे का जो रिवर्स प्रोसेस होता है, इनवर्स प्रोसेस में होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद अल्फा, और ये बन गया चार्ली। तो ये जी हमारी एमसीक्यू की जो है वो प्रैक्टिस हो गई है। इसके बाद सब्जेक्टिव सेक्शन पे आए, तो ये देखें सब्जेक्टिव सेक्शन में मैं चाहूंगा वंस अगेन आप यहाँ पर इसका जो है स्क्रीनशॉट लेते जाओ तरतीब से कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। ये एक तरह से समझ ले गेस्ट पेपर टाइप है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो मैंने ये एमसीक्यूज और मैंने ये जो पेपर बनाया है, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है अल्लाह पाक से कि इंशाल्लाह मोर देन 50% पेपर सेम यही होगा। इंशाल्लाह चेंजेस भी हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है चीज़ें इंशाल्लाह ऐसी होंगी, ठीक है जी। इसके बाद ये आप बाकी भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे पेपर का एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये लें, ठीक है जी। ये आप सारे पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा, तमाम सेक्शंस का, ताकि आपके सामने एक दफ़ा पेपर आ जाए और आपको पता चल जाए कि अच्छा भी कौन कौन से जो है चैप्टर में से कौन कौन से जो सवाल हैं वो अहम है। इस तरह जी ये देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चंस इंशाल्लाह जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनमें से भी मोर देन 50% लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप देख सकते हो, ये लें जी, ये सारे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, आप तसल्ली से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये पेपर जो है एक स्टूडेंट जिसने 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि उसने पेपर कैसे सॉल्व किया है, कौन कौन सी चीज़ें एग्जामिनर लाजमी देखता है
पेपर के अंदर। तो अब हम वीडियो लेक्चर के अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है एक पेपर स्क्रीन के ऊपर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने जो है वो 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और लायक बच्चा है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। ये बहुत ही एक लायक और अच्छा बच्चा है और मेरी ढेरों दुआएं हैं इसके लिए। ये पेपर बिल्कुल इसने ऐसे सॉल्व किया है जैसे समझाया गया है। मतलब अगर मैं कहूँ कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का जो आर्ट है वो इस बच्चे ने पूरा किया है। ठीक है, कुछ हल्की फुल्की इसकी मिस्टेक्स भी हैं, ये नहीं कि ये इफेक्टिव है और 100% ही जो है ये इसकी जो एफिशिएंसी है। नहीं, गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो ऑब्वियस है, लेकिन हमने मिस्टेक्स कम से कम करनी है। आप खुद देखोगे कि इसका पेपर इतना शानदार है कि अगर कोई छोटी मोटी गलती भी है तो वो निग्लिजिबल है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, तो अगर आपने कोई छोटी मोटी मिस्टेक की है तो वो इग्नोर हो सकती है, वो की जा सकती है, लेकिन ब्लंडर्स वो नहीं होते इग्नोर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जनाब ये पेपर है, इसमें देखें 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स है इसके। ये देखें जी, सब्जेक्टिव सेक्शन 1, हेडिंग्स देखनी है, पेपर प्रेजेंटेशन का असूल देखना है कि देखें इसने सब्जेक्टिव सेक्शन 1 कैसे लिखा है मार्कर के साथ। देखें हाशिया, देखें किसने जो मार्जिन लाइन लगाई है वो कैसे लगाई है। एक एक चीज आपने देखनी है। ये पेपर आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप खुद असेस करें कि ये बच्चा मार्क्स डिजर्व करता है या नहीं करता। इसकी पेपर प्रेजेंटेशन, इसके लिखने का अंदाज, इसका देखिए पेपर करने के अंदाज से पता चल जाता है कि इस बच्चे ने नंबर हासिल करने के लिए पेपर किया या नहीं किया, क्योंकि आपके फेसेस तो वहां पे नहीं है, आपका पेपर है और पेपर के अंदर मटेरियल कंटेंट वो डिसाइड करेगा कि ये बच्चा किस कैलिबर का है, किस क्वालिटी का है, इसको नंबर देने हैं या नहीं देने। ओके, तो अब आप देखते जाएं जरा। देखें जी, ये सब्जेक्टिव सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 उसने मेंशन किया कि जी पहले मैं ये वाला सवाल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर उसने जनाब हेडिंग दी कि जी मैं पहला सवाल करने जा रहा हूँ। तो इसके साथ अगर आप आंसर भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है कि अगर आप यहाँ पे लिख दें आंसर 1। ओके, अब उसके बाद उसने क्या किया है, उसने हेडिंग दी है। हेडिंग्स क्यों जरूरी हैं? हेडिंग्स इसलिए जरूरी है ताकि आप एग्जामिनर को सपोर्ट कर सको, उसके साथ कोऑपरेट कर सको कि भाई मैं सवाल कौन सा करने जा रहा हूं। बगैर हेडिंग के भी सवाल तो आप कर लोगे, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो देखें जिस बच्चे ने क्या किया है, हेडिंग दी है कट वाली मार्कर के साथ, नीचे लाइन भी लगाई हुई है। ठीक है, ये पेपर इसने विद इन टाइम किया होगा। अब आपने पेपर क्वालिटी देखनी है, ये नहीं समझना ये पेपर किसी पेंटर से मैंने करवाया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जी ऑथेंटिक 100% जेन्युइन पेपर है, विद इन टाइम किया हुआ है, बच्चे ने सॉल्व किया हुआ है और आप देख सकते हैं पेपर की क्वालिटी भी। ये देखें जी आंसर 1 आ गया। उसके बाद जी जरा गौर से देखें, जहां पर कोई मेन वर्ड आया है उसको उसने क्या किया हुआ है, मार्कर से लिखा हुआ है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये आप देख सकते हो। यही मैंने आपको समझाया था कि जो भी आपका मेन वर्ड है उसको आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अगर यहां पर आपके पास इतनी स्पीड नहीं है तो आप उसको पेन से लिख के अंडरलाइन कर दो बेशक, ठीक है, या उसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दो। ओके, नहीं तो मैंने क्या बोला कि आप क्या कर सकते हो, आप उसको जो है आप यहां पे क्या करें, आप उसको अंडरलाइन कर दें ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद देखें जी उसने क्या किया है, इसके बाद देखें जी बच्चे ने क्या किया है, उसने यहां पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी है। देखें जी उसने साथ डायग्राम बनाई हुई है, क्यों, ताकि आंसर को जस्टिफिकेशन मिल सके। और देखें बहुत ही नीट एंड क्लीन काम किया हुआ है। और फिर यहाँ पे आप थ्योरी देख सकते हैं। और देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वंस अगेन पॉजिटिव, क्योंकि उसने सवाल में यही पूछा कि पॉजिटिव, तो उसने पॉजिटिव को दोबारा क्या किया, हाईलाइट किया है। और देखें उसने ये भी बताया कि अगर नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा। मतलब सवाल को आप गौर से पढ़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सवाल के इस आंसर का। व्हेन वी ब्रिंग द प्लेट ऑफ कैपेसिटर नियर द डिस्क ऑफ गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, टू थिंग्स कैन हैपन, दो चीजें हो सकती हैं। इफ द डाइवर्जेंस बिटवीन लीव्स इंक्रीजेस इट विल बी पॉजिटिव, अगर वो डाइवर्जेंस बढ़ी है, देखिए उसने मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बढ़ी है, और देखें यहाँ पे पॉजिटिव शो किया हुआ है, तो वो पॉजिटिव है। और अगर डाइवर्जेंस जो है वो कम हो रही है तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव है। ठीक है, अब देखें जैसे ही सवाल खत्म हुआ बच्चे ने क्या किया, उसने यहाँ पे लाइन लगाई, बता दिया कि भी मेरा सवाल यहाँ पे खत्म हो गया है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये भी बहुत पॉजिटिव चीज है। इसके बाद जी अगला सवाल जी देखें, वंस अगेन मार्कर के साथ नंबरिंग दी हुई है, नंबरिंग प्रॉपर, जो नंबर क्वेश्चन पेपर के अंदर है वही नंबर देना है, ये नहीं कि आप अपने पल्ले से नंबर दे दें। उसके बाद जी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वंस अगेन आप देख सकते हैं हेडिंग है, अंडरलाइन की हुई है। उसके बाद जी उसने जीरो फील्ड बताया है, मेन चीज कोई इक्वेशन है मार्कर से लिखी हुई है, हेडिंग है मार्कर से दी हुई है, सवाल खत्म हुआ लाइन लगा दी। उसके बाद जी अगला सवाल आ गया, हेडिंग आ गई, मार्कर के साथ अंडरलाइन किया हुआ है। और देखें यहाँ पर क्या है, जो आंसर था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे,
तो क्या आंसर था इसका? हाई पोटेंशियल। उसने इस मेन चीज को किससे लिख दिया? मार्कर से। एक्सप्लेन कर दिया जी उन्होंने, देखें आप देख सकते हैं। ठीक है, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको आंसर पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये आंसर जो है बहुत ज़्यादा जो है अथेंटिक है। मुझे तो आंसर पसंद है, मैंने देखे नंबर जो है वो उसको दिए हुए पूरे क्योंकि इसके आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप यही आंसर लिखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए उसके बाद उसने क्या किया, उसने डायग्राम बना दिए। ठीक है, डायग्राम बनाने से क्या होता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है और उसे ये पता चलता है कि भाई ये जो पेपर है ये किसी पढ़ने वाले बच्चे का है, लायक बच्चे का है, क्योंकि इसके कंसेप्ट क्लियर है, इसे रट्टा नहीं मारा हुआ। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये मैक्सिमम फ्लक्स वाला सवाल है कि फ्लक्स कब मैक्सिमम कब मिनिमम होता है। अच्छा, अब यहाँ जो इन्होंने लॉजिक लिखा है वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको ये बताया है कि आपने जब भी कोई फ्लक्स वाला सवाल करना है ना जिसमें एंगल का जिक्र हो, तो आप हमेशा वेक्टर एरिया के एंगल की बात करें। वेक्टर एरिया, एंगल ऑफ वेक्टर एरिया। इन्होंने यहाँ प्लेन का किया हुआ है, वो सही है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इन सच क्वेश्चंस ऑलवेज मेंशन वेक्टर एरिया एंगल बिटवीन ई एंड वेक्टर एरिया। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये लॉजिक गलत नहीं है, ये मैंने पेपर चूंकि पढ़ के खुद चेक किया हुआ है, तो ये लॉजिक ठीक है, तो मैंने नंबर दिए हुए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से भी करोगे तो आपका जवाब गलत नहीं होगा, बल्कि मैं तो प्रेफर करता हूं कि यहाँ पर एंगल ऑफ वेक्टर एरिया जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जी ये देखें। अच्छा, ये एक चीज जो है ये मैं अक्सर बच्चों को मना करता हूँ, मैंने इनको भी कहा था ये ना करें, लेकिन इन्होंने भी किया हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर एंड पे आपके पास ये 2-3 लाइनें बच जाती हैं ना, तो आप यहाँ पे ना हेडिंग दें, यहाँ पे नंबरिंग ना करें, इसको आप छोड़ दें। लेकिन मसला ये होता है कि हमें जो बोर्ड में शीट मिलती है ना वो 32 पेजेस की होती है, उसके अंदर हमने 32 के अंदर हमने कोशिश करनी होती है कि उसको यूटिलाइज करें। तो इसीलिए इस बच्चे ने यहाँ पर जो है वो इस तरह कर दी है। लेकिन मेरी जो आपको जाती जो है वो मशवरा ये है कि अगर एंड पे 1-2 लाइंस बच जाती है ना तो उसको आप छोड़ दिया करें, उसके ऊपर आप हेडिंग और वहां पे आप नंबरिंग ना किया करें। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला सवाल है चैप्टर नंबर 14 वाला, जिसमें लेंथ डबल होती है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट। तो देखें उसने बकायदा मेंशन किया हुआ है कि मैं पहले कौन सा केस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें जी, ये उसने पहला पूरा केस किया, पहले उसने असल इक्वेशन शो की, ये बहुत जरूरी होता है। फिर जो चेंज आई, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उन्होंने, L डैश इज इक्वल टू 2L। तो जब भी किसी इक्वेशन में कोई पैरामीटर चेंज होता है तो आपने नया पैरामीटर डैश से लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे डैश नहीं डालते, इसलिए फिर उनका सवाल गलत हो जाता है, नंबर नहीं पूरे मिलते। ये देखिए उन्होंने सॉल्व किया, ये उनका आंसर आ गया। और यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन, यहाँ पे अगर वो कंक्लूजन लिख देते तो ज़्यादा बेस्ट था, लेकिन हेडिंग नहीं दी, कोई इशू नहीं है, तो उन्होंने वैसे भी लिख दिया कि कंक्लूजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाफ। फिर उन्होंने इसका बी पार्ट किया, देखें यहाँ पे उन्होंने बताया कि जी अब नंबर ऑफ जो है वो टर्न्स डबल हो गए हैं और आपके पास लेंथ सेम है। देखें वंस अगेन n डैश गोज टू 2n, और उसके बाद जी ये एंड पे उन्होंने क्या बताया, कंक्लूजन बता दी कि भाई अब ये होगा, खत्म हो गया, लाइन लगा दी। अब आप देखते जाएं अगला सवाल, ये आप देखें यहाँ पे सवाल था कि भाई चार्जेस की नेचर क्या होगी, तो उन्होंने लिख दिया कि अपोजिट चार्जेस। यहाँ पर अपोजिट को भी मार्कर से लिखना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने चार्जेस लिख दिया, मे बी टाइम ना मिला हो। उसके बाद डायग्राम बना दिया, डायग्राम से सपोर्ट हो गया कि भाई ऐसे ही होता है। फिर उन्होंने देखो उसको ये कहा है कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये भी केस हो सकता है। ठीक है, इट मस्ट आल्सो हैपन दैट दे एंटर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अपोजिट साइड्स। तो ये जो दूसरा उन्होंने केस बनाया है ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है। आमतौर पर हम कहते हैं जी देखें अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए तो ये अपोजिट चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन से आए हों। ओके, तो ये भी एक केस था, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा ये है, आंसर जस्टिफाइड है। और कोई फिजिक्स पढ़ने वाला समझने वाला जब इस सवाल के इस जवाब को देखेगा तो वाकई वो ये कहेगा कि भाई ये बच्चा कोई रट्टू तोता नहीं है, इसके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। ये तो वो बात भी करता है जो आम तौर पर बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता, क्योंकि ये जो बात है ना दूसरी, ये आपको किसी की बुक के अंदर से नहीं मिलेगी। ये कोई टीचर पढ़ाता है, बताता है, समझाता है, तभी ये बच्चे ये बात लिखते हैं। आमतौर पर आपकी की बुक्स के अंदर यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है कि भाई डायग्राम भी बना देते हैं और वो लिख देते हैं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन वाली बात है। ओके, हैवी न्यूक्लियर अनस्टेबल क्यों होते हैं, देखें जी वही वंस अगेन उन्होंने जो है जो मेन चीज थी उसको हाईलाइट किया हुआ है। कंप्लीटली डिके नहीं होता, वंस अगेन देखो मेन वर्ड क्या था इसके अंदर कि भाई इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है, तो ये मेन वर्ड है। टीचर ने क्या किया होता है, जो पेपर चेक करने वाला होता है ना, उसको पता होता है कि यार इस सवाल के अंदर ये लॉजिक है, ये मेन वर्ड हैं, ये पेट वर्ड्स हैं, यही मैंने देखने हैं। तो अब इस सवाल के अंदर पेट वर्ड्स क्या हैं कि भाई उसने पूछा कि क्या 100% डिके हो सकता है आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स या आफ्टर 2 ईयर्स।
तो हमें पता है कि नहीं भाई, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कंप्लीट डिके नहीं होता, उसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। तो देखें बच्चा बहुत तेज़ है, लाइक बच्चा है और चालाक बच्चा भी है। चालाक बच्चा क्या होता है? जिसको नंबर खींचने का पता हो कि नंबर खींचने कैसे हैं। क्योंकि एग्जामिनर 1 सेकंड, मैं अक्सर कहता होता हूँ क्लास के अंदर, एग्जामिनर हमारी पुप्पी का पुत्र नहीं है कि वो हमें अन्य बार नंबर दे दे। एग्जामिनर ने आपका कंटेंट, आपका काम देख के आपने उसे इम्प्रेस करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक खाने की डिश बना रहे हो और आपने गार्निश भी करनी है, आपने उसकी प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखना है और टेस्ट का भी ख्याल रखना है। तो ये आप एक न्यूट्रल ओपिनियन लेके आप देखो कि भाई ये पेपर वाकई इस काबिल है या नहीं है। तो आप खुद देखोगे कि भाई वाकई पेपर के अंदर तमाम लवाजमात पूरे हैं। ये आप देखो, फिर उसने जो है फार्मूला बकायदा लिख दिया। यहाँ पर मैंने उनको बोला कि अगर आप ये फार्मूला भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने अनडिकेड लिख दिया, मैंने डिकेड का भी लिख दिया कि अगर आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। आयनाइजेशन एंड पेनिट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो पार्टिकल जिसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होती है उसकी पेनिट्रेशन कम क्यों होती है, ये वजह है। तो ये देखें जी, उन्होंने जो है एग्जाम्पल भी दी है और साथ ये रिलेशन लिख दिया। अब एग्जामिनर इस रिलेशन को देख के क्या समझ रहा है? वो समझ रहा है भाई कि भाई से पता है कि जिसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है उसकी आयनाइजेशन कम है, जिसकी आयनाइजेशन ज़्यादा है उसकी पेनिट्रेशन कम है। तो जैसे ही सेक्शन खत्म हुआ उन्होंने देखें लाइन लगाई। अब वो क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं, अगले सेक्शन पे। अब आप गौर से देखें कि इन्होंने सवाल टोटल किए कितने। ये देखें, इन्होंने टोटल करने थे जी 8 सवाल, लेकिन इन्होंने 1 सवाल एक्स्ट्रा किया है। क्यों एक्स्ट्रा किया है? कि भाई अगर खुदा ना खास्ता मेरा कहीं से नंबर कट जाए तो मेरा वो जो है वो काम पूरा हो जाए। देखें, 1 सवाल देखते जाएं, 1 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देखेंगे 9। हालांकि कितने करने थे? 8 करने थे। उसने 1 सवाल ज़्यादा किया और उसी टाइम के अंदर किया और उसी प्रेजेंटेशन भी उसने लूज नहीं होने दी बच्चे ने। तो सच थिंग्स कम विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ये चीज़ें आती हैं। अब देखें जी, अगला जी खत्म हुआ। अगले सेक्शन की हेडिंग आई, क्वेश्चन नंबर 3। हेडिंग दी उसने 1, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को एक्सप्लेन किया, फार्मूला लिखा जी उसने। यूजेस मैंने पूछे थे, यूजेस की उसने हेडिंग दी और यूजेस भी लिख दिए। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ बेंड्स इन अ वायर, फार्मूला लिखा, केस 1 एक्सप्लेन किया, केस 2 एक्सप्लेन किया। और देखें हमें पता है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, तो उसने लिख दिया कि भाई यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये सवाल, इस तरह के सवाल होते हैं, कोशिश करें कि आप इसको इस तरह से करें। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से किया हुआ है। केस 1, केस 2, दरमियान में लाइन लगाई हुई है, पूरा सवाल हल किया और एंड पे जो रिजल्ट था उसको मार्कर से लिख दिया। ठीक है। इसको इसलिए उन्होंने मार्कर से लिखा क्योंकि ये ज़्यादा थी। इसको भी लिख देंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि ये वैल्यू जो है ज़्यादा है और नज़र भी आ रहा है कि भाई केस 2 की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उन्होंने इसको इसलिए मार्कर से लिखा हुआ है। आगे चलें, एडवांटेज ऑफ 3 फेज सप्लाई। अब देखें यहाँ पे इन्होंने छोटी सी गलती की है। 3 फेज जनरेटर लिख दें, सप्लाई लिखने बात एक ही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि यहाँ पे आप 3 फेज सप्लाई लिखते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट मैंने साथ और ऐड करवाया है कि इट प्रोवाइड्स मल्टीपल सोर्सेज। ये मल्टीपल इनपुट्स देता है 3 फेज, जिससे हम जो है वो अकॉर्डिंग टू लोड उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने 230 वाला चलाना है तो आप लाइन टू न्यूट्रल वाले पे डाल दें लोड, और अगर आपने हैवी लोड चलाना है जो कि 400 पे है तो वो आप लाइन टू लाइन या फेस टू फेस पे डाल सकते हैं। ठीक है। फ्लो ऑफ एसी, ये देखें वंस अगेन कि भाई वो कौन सा आपके पास सर्किट एलिमेंट है जो एसी को अलाउ करता है, डीसी को नहीं करता। तो ये देखें जो उन्होंने बाकायदा डायग्राम्स बनाकर सारा जो है उन्होंने इक्वेशंस के जरिए सारी ये बात एक्सप्लेन की हुई है। फिर मैंने ये भी लिखा है कि यू कैन राइट दीज एज वेल, कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर एसी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, जबकि एक्स सी फॉर डीसी क्या होती है? इनफिनिट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये अगर ऐसे लिख देंगे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। एक्सएल फॉर डीसी 0, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पास एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर फ्रीक्वेंसी ही 0 होगी तो एक्सएल भी 0 होगा। एक्सएल फॉर एसी इज हाई फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। तो ये देखें आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आंसर भी ठीक था, मैंने स्क्रीन को नंबर पूरे दे दिए। मैक्सिमम ब्रिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। देखें इसका पॉजिटिव, बच्चे ने डायग्राम बनाई हुई है, बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है मार्कर के साथ 100 टाइम्स, यही इसका आंसर है। फिर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखें यहाँ पर उसने लिखा हुआ है मैक्सिमम ब्रिलियंस, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे वर्ड आएगा पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के एक साइकिल में 2 दफ़ा जो है वो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अटेन करता है। ठीक है। तो ये देखें सुपर कंडक्टर, देखें जी बच्चे ने ग्राफ बनाया हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर बताया हुआ है, यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड का बताया हुआ है, एप्लीकेशन बताई हुई है। तो मतलब गलती जो है वो ना होने के बराबर। नेट चार्ज और एन टाइप पी टाइप, देखें जी मेन आंसर था 0, मार्कर से लिखा हुआ है, रीज़न लिखी हुई है। ठीक है कि भाई ये न्यूट्रल से बनते हैं,
तो भाई न्यूट्रल की जो आपके पास जब डोपिंग होती है न्यूट्रल से होती है तो इसलिए न्यूट्रल ही बनेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, तो यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, मे बी टाइम की वजह से। इस तरह के सवाल में ना डायग्राम लाजमी बनानी है कि फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो जाती है, जबकि रिवर्स बाइस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सॉरी, फॉरवर्ड बाइस में डिक्रीज और रिवर्स बाइस में इंक्रीज। ओके, ये देखें जो मेन वर्ड्स थे उन्होंने उसको मार्कर से लिखा हुआ है, तो मैंने इसलिए कहा कि अगर बाज़ औक़ात कोई छोटी मोटी डेफिशिएंसी रह जाती है तो वो कवर हो जाती है। और वैसे भी ये सवाल इन्होंने वंस अगेन एक्स्ट्रा किया हुआ है, यहाँ भी 8 करने थे, इन्होंने 9 किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए खत्म हो गया, लाइन लग गई, नया सेक्शन आ गया। यहाँ पे 6 सवाल करने हैं, इन्होंने 7 किए हुए हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं करती, देखें जी नहीं करती, मार्कर के साथ लिख दिया, फार्मूला मार्कर के साथ। इंड्यूस करंट बिल्कुल करता है, मार्कर के साथ लिख दिया, हेडिंग दे के फार्मूला लिख दिया। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, अब देखो पहले लाइन लगाई है बच्चे ने। हम आमतौर पे क्या करते हैं, बच्चे लिख लेते हैं, एंड में लाइन लगाते हैं, वो सारी तरतीब जो है वो उल्ट पुल्ट हो जाती है। मतलब वो कोई यहाँ से वर्ड इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर, तो वो लाइन सीधी लगती नहीं। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आप पहले लाइन लगाएं और फिर लिखें। देखें कितनी उसने खूबसूरती के साथ डायग्राम्स बना दी, मैथमेटिकल फार्मूला लिख दिया, सिंबल को उसने जो है वो क्या किया है, मार्कर के साथ लिख दिया कि भाई ये सेल्फ इंडक्शन है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। तो इसीलिए आपने भी कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। ये आप देख सकते हो। उसके बाद ई एंड डेल्टा फाई डेल्टा टी हैव सेम यूनिट्स, तो ये देखें जी ये डिटेल्ड डेरिवेशन उन्होंने की हुई है। इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मैंने हाईलाइट की है कि ये एक सवाल है कि डज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम कहते हैं नो, लेकिन उसके अंदर आपने बाद में ये लिखना है, इसके अंदर जो अच्छी बात है वो ये है कि एन इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड्स टू एन इंड्यूस्ड करंट, कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट लेके आता है जिसने अपोज करना होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं इंड्यूस्ड करंट अपोज करता है। तो हम कहते हैं कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड करंट लेकर आएगी और उसने क्या करना है, उसने अपोज करना होता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा वो कम कर देगा, कम हो रहा है तो वो उसको बढ़ा देगा। देखें यहाँ पर मेन वर्ड क्या था, अपोज, मार्कर से लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो वो कम कर देगा, कम हो रहा होगा तो बढ़ा देगा। देखिए मेन वर्ड सारे मार्कर से लिखे, ओके। और क्योंकि एक्स्ट्रा सवाल किया था इसलिए नंबर नहीं कट सके। फर्स्ट अपीयरेंस इन रेड, ये वही है कि भाई जब आप किसी को हीट अप करते हैं तो आपके पास कलर रेड क्यों होता है, तो देखिए उसने पहले ये बताया कि ये रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है और वेवलेंथ और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है। शुरू में टेम्परेचर क्या होता है कम, तो वेवलेंथ क्या आएगी ज़्यादा। मैंने कहा साथ आप ये भी लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा कि लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय आप टेम्परेचर करें तो ये वेन्स कॉन्स्टेंट के इक्वल आता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स, कि भाई किस जो है रंग के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होते हैं, तो देखें जी रेड लाइट के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो उसने रेड को जो है मार्कर से लिखा हुआ है। एक्सप्लेन के लिए उसने क्या किया, उसने मैथमेटिकल फॉर्म का सहारा लिया कि भाई जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। फिर जनाब यहाँ पर देखें लैम्डा रेड ग्रेटर दैन लैम्डा ब्लू, तो इसलिए जो आपके पास रेड है कलर जो है रेड जो है उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स ब्लू से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। फिर मैंने इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड, देखें रेड के अंदर मैंने ज़्यादा फोटॉन्स बना दिए, ब्लू के अंदर मैंने कम। तो आप ऐसे भी बना के एग्जामिनर को आप मुतमिन कर सकते हैं कि भाई देखो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक जो है वो समझ लें स्पोर्टिव जो है वो रोल है। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ बोहर थ्योरी, तो हाँ भी पहला जो उसका जो होता है पास्टुलेट वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 2, अब देखें यहाँ पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जरा ध्यान से देखना, बहुत से बच्चे ये चीज़ फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, देखें 5 आ गया, उसका बी पार्ट आ गया, क्या है ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल लिखा है। गिवन डाटा, देखें गौर से, मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया इस बच्चे ने पेपर के अंदर, ठीक है। कोई चीज़ मतलब उसने तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। देखें गिवन डाटा तरतीब से लिख दिया, ठीक है जी, ये आप देख सकते हो। उसके बाद फाइंड क्या करना है, तो देखें जी टू फाइंड हेडिंग देके, उसके बाद सोल्यूशन, ठीक है जी। सोल्यूशन देखें जी उसने एक एक स्टेप किया हुआ है, कोई चीज़ उसने मिस नहीं की है, देखें, ठीक है, एक एक स्टेप, ठीक है। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, ये सवाल इस बच्चे ने बगैर कैलकुलेटर के किए, क्योंकि मैंने इनको क्लास में बगैर कैलकुलेटर के सवाल करना सिखाया था, तो उसने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, ठीक है। देखें उसने क्या किया है, इसको पहले से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। देखें आप स्टेप से नज़र आ रहा है कि सवाल बगैर कैलकुलेटर के हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिस चाहिए होती है और बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। और आपके सामने ये मैं आपको कोई आइडियल केस तो नहीं बता रहा, ये मैं पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका इस चीज़ पर ईमान मजबूत हो कि नहीं भाई ऐसे हीरे मौजूद हैं
ठीक है, ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनको प्रॉपर गाइड किया जाए और वो अगर प्रॉपर बात सुने माने तो वो उनका पेपर परफेक्ट होता है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि जो मेरा स्टूडेंट है, इंशाल्लाह मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ये बोर्ड में पोजीशन लेगा इंशाल्लाह। आप भी इंशाल्लाह के, ठीक है, आप भी इसके लिए दुआ करें, क्योंकि जितनी मेहनत और जितने डेडिकेशन से पेपर किया हुआ है, और इंशाल्लाह क्योंकि इनके फर्स्ट ईयर के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, अबव 500 हैं, तो अल्लाह पाक से मेरी ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इस बच्चे को बोर्ड में पोजीशन दिलवाए। ठीक है, उसके बाद जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये जी लॉन्ग क्वेश्चन है। उन्होंने जनाब चूँकि ये ए पार्ट था, ए पार्ट की हेडिंग दी, लॉन्ग क्वेश्चन बताया कि कौन सा है। ठीक है, उसके बाद जी ये देखें डेफिनेशन में मेन वर्ड को मार्कर से लिखा, मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी, एक्सप्लेनेशन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वर्ड उनका मिस हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक रिमूवर का सहारा नहीं लिया, ना उसने यहाँ पे ऐसे लाइन लगा के ऐसे ऐसे जो अक्सर बच्चे करते हैं, उन्होंने ये भी नहीं किया कि भाई ऐसे जो है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो चीज़ मिस हुई है उन्होंने जनाब साहब उसको चुप करके ऊपर लिख दिया ताकि क्वेश्चन की ब्यूटी खराब ना हो, इंक ना खराब हो, मतलब जो इंक चल रही है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको चूंकि मैंने पिक्चर खींची है वो मोबाइल से, तो वो थोड़ा सा आपको शायद इंक में फ़र्क लग रहा होगा, लेकिन ये ब्लू इंक के साथ सारा काम किया हुआ है। और कोई कटिंग देखे पूरे पेपर में आपने कटिंग देखी है कोई, कहीं पे इंक रिमूवर का यूज़ देखा है, कहीं पे आपने ऐसे जो है ऐसे ऐसे कटिंग देखी है, नहीं देखी। और हमारे बच्चे माशाल्लाह कटिंग को तो वैसे ही स्वाब का काम समझते हैं, और इंक रिमूवर तो स्टूडेंट का आप ये समझ लेना, क्या बोलते हैं उसको, कौमी इंक रिमूवर तो इन बच्चों का जो है ना वो समझ लें कौमी हथियार है। इंक रिमूवर तो इतना इस्तेमाल करते हैं ना कि अल्लाह की पनाह। ये देखें आप, ठीक है, ये देखें एक एक स्टेप मार्कर के साथ फिर डायग्राम बनाइए। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने इनको बताया कि यूज़ मार्कर टू हाईलाइट RARB एंड पॉइंट R, मतलब जो भी आपने यहाँ पर ये आपने लेबलिंग करनी है ये इन पॉइंट्स की, तो ये आप मार्कर से करें। अब देखिए यहाँ भी नज़र आ रहा है, क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर मार्कर से कर देंगे तो ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये देखें जी डायग्राम आ गई हमारे पास, ये आपके सामने है। उसके बाद जी डेरिवेशन देखें, उन्होंने थ्योरी भी लिखी, ये नहीं कि सिंपल उन्होंने जो है वो मैथमेटिकल स्टेप लिख दिए, नहीं, डेरिवेशन में थ्योरी लाजमी लिखनी है, मैंने ये बताया हुआ है मेरे लेक्चर में, आप जाके लेक्चर सुन सकते हैं। ये देखें डिटेल में एक एक स्टेप मोती प्रोए हुए हैं, क्या बात है, ये देखें। ठीक है, 5 नंबर पूरे, नंबर कहाँ से काटें भाई, नंबर काटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ज्यादती होगी इस बच्चे की अगर नंबर काटें तो। मेरी एग्जामिनर से जो लोग पेपर चेक करते हैं उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा आप बच्चों के जो है वो नंबर जानबूझ के ना काटा करें। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने क्वालिटी कंटेंट लिखा है, अच्छा काम किया है, तो प्लीज़ आप उनको नंबर पूरे दिया करें। और मेरी बाकी टीचरों से भी गुजारिश है, हम समटाइम्स खुद नंबर काट लेते हैं बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको समझाने के लिए, ये कहने के लिए कि जी बोर्ड में नंबर कट जाते हैं। ये बातें ठीक हैं, प्रैक्टिस के लिए ठीक हैं, लेकिन एग्जामिनर से और बच्चे दोनों से ये गुजारिश है, बच्चे से क्या गुजारिश है कि बेटा आप काम ठीक करो, इफेक्टिव बेहतरीन काम, नंबर कोई चाह के भी ना काट सके। और एग्जामिनर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई उनमें से कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो भाई प्लीज़, अगर एक बच्चे ने काम सारा ईमानदारी से, नेक नीति के साथ, डेडिकेशन से किया हुआ है तो प्लीज़ आप उसके नंबर ना काटें। ठीक है, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो न्यूमेरिकल। देखें वंस अगेन पैटर्न डिस्टर्ब नहीं किया बच्चे ने, गिवन डाटा टू फाइंड सोल्यूशन, एक एक स्टेप, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये आंसर निकाला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, मिली के अंदर, तो चूंकि सारा काम ठीक है तो नंबर पूरे मिल गए। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ये देखें जी आप, ये जी एम्पेयर्स लॉ से बात शुरू होती है। ये देखें, ये डायग्राम्स देखें कितनी खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। ठीक है, कोई मतलब गलती नजर ही नहीं आ रही। उसके बाद ये देखें डेरिवेशन में एक एक स्टेप, ये आप देख सकते हो, ये 5 नंबर पूरे। फिर जी न्यूमेरिकल में गिवन डाटा टू फाइंड सोल्यूशन, ये आप देख सकते हो एक एक चीज़, 3 नंबर पूरे। AC थ्रू RC एंड RL सीरीज सर्किट्स, तो देखें बड़ा ही खूबसूरत एक एक चीज़ उस बच्चे ने लिखी हुई है। पहले उसने RC सीरीज सर्किट को एक्सप्लेन किया, सर्किट डायग्राम बनाई, ये आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया। ये जनाब फेजर रिप्रेजेंटेशन बनाई इसकी, ये आप देख सकते हैं। डेरिवेशन में ये देखें एक एक स्टेप किया हुआ है, ये देखें, ये एंगल थीटा निकाल दी उन्होंने, ये आप देख सकते हो, पावर निकाल दी। फिर RL सीरीज सर्किट में ये डायग्राम बनाई, एक्सप्लेन कर दिया, ये जनाब ग्राफ बना दिया, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एक्सप्लेन कर दी। ये देखें सारा एक एक चीज़। यहाँ पर एक छोटी सी उन्होंने गलती की हुई है, ये मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे ये यहाँ पे L लेना था। ठीक है, 2πFL,
अब ये छोटी सी मिस्टेक है, देखिए मैंने क्या बोला, अब ये मिस्टेक है, एग्जामिनर चाहे तो नंबर काट सकता है, उसका राइट है क्योंकि मिस्टेक है। लेकिन जब थ्रू आउट ही पेपर इतना नीट एंड क्लीन है, इतना अच्छा है, इतना साफ सुथरा है, तो हम इस बच्चे को थोड़ी सी जो है वो हम गुंजाइश दे सकते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि भाई थ्रू आउट यही तो बात है कि आपने अगर सारा काम अच्छा किया है तो छोटी सी मिस्टेक आपकी इग्नोरेबल है, ये हो सकती है। ओके, उसके बाद ये पावर डेसिपेशन, ये देखें यहाँ मैंने बता दिया कि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब जो अगली चीज़ है वो देखें, ये पेपर जी 32 शीट्स पे हुआ है। ये मैंने इसलिए साल लगाया कि इस बच्चे का थोड़ा सा पेपर बचा हुआ है, इसने इतना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा काम किया कि इसका साथ ये वाला पोर्शन जो है देखें ये बचा हुआ है। तो पेपर विद इन टाइम हुआ है, हर शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में एक एक सवाल एक्स्ट्रा हुआ है। थ्रू आउट कहीं पे जो है राइटिंग जो है वो चेंज नजर ही नहीं आ रही कि भाई होता है ना कि पहले 2 सवाल बड़े अच्छे कर लिए, एंड पे जो है वो आपको पता है फिर 5वां गियर लगा दिया। आप देखें इस बच्चे का थ्रू आउट पेपर जो है बहुत नीट एंड क्लीन है। तो आप भी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इस पेपर को करें। इस पेपर के आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि अच्छा भी ये लॉन्ग आया तो इसको कैसे लिखना है। ओके, तो ये जी हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको बाकायदा बताया है कि पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी बहुत दुआएं हैं आप सब बच्चों के लिए, और मेरी आपसे स्पेशल ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस स्टूडेंट के लिए आपने ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बच्चा है और मेरी ढेरों दुआएं हैं इसके लिए। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इसको दुआओं में याद रखें, आप सब भी हमारी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह पाक तमाम तलबा और तालबात को ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे और अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स आएँ और एक बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल आपका हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद हो सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।